एसआईआर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। ये तो आप सबको पता ही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष एसआईआर के विरोध में है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन उसी बीच बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों की चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा कर दी कि राज्य भर में 12 दिसंबर से मे आई हेल्प यू शिविर लगाए जाएंगे ताकि आम नागरिकों की सहायता किया जा सके और उनको मदद किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को भी बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा और कहा कि तृणमूल कार्यकर्ता उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें इस प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया के जरिए लोगों में भय पैदा करना चाह रही है, हमारी सरकार को गिराना चाह रही है। मालदा के गाजोल में आयोजित एक एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये अभ्यास चुनावों से पहले चालाकी से लागू किया गया है और इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। उन्होंने कहा उन्होंने ये चालाकी से किया है, अमित शाह इसके पीछे हैं। या तो एसआईआर का पालन करो नहीं तो सरकार गिरा देंगे। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि विभिन्न राज्यों में बीएलओ कर्मचारियों की मौतें हुई हैं, जिनमें से 40 मौतें बंगाल में हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनावों से पहले इतनी जल्दबाजी में ये प्रक्रिया क्यों शुरू की, क्या इसकी जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार को सरकारी सर्वर ठप हो गए थे और केंद्र सरकार धमकी भरे तरीके अपना रही है ताकि हमें इसके खिलाफ प्रदर्शन ना करने दे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र के वक्फ कानून का विरोध किया है और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं किसी को भी धार्मिक स्थलों पर हाथ डालने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने फिर से दोहराया कि केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत बकाया राशि भी रोक रही है, जिनमें 100 दिन का कार्यक्रम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि धनराशि रोक दी गई है, मुझे पूरी कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन वो मुझे झुका नहीं सकते, वो रोक नहीं सकते। हम इसे अपने दम पर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर भी विश्वास न करने की चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी तस्वीर और चेहरे का उपयोग करके एआई जनित वीडियो जो है वो फैला रही है, जिनमें झूठे बयान शामिल है। उन्होंने भाजपा को जुमला पार्टी और अत्याचारी पार्टी करार दिया और जनता से अपील की कि वे भ्रामक सूचनाओं और सांप्रदायिक अफवाहों के झांसे में ना आए, उन पे भरोसा ना करें। अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपकी पहरेदार हूं, यानी कि वॉचर हूं, डरिए मत, मैं सब देख लूंगी। अब इधर एसआईआर को लेकर हो रहे संग्राम को देखते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है। आयोग ने रविवार 30 नवंबर को कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का इन्यूमरेशन पीरियड यानी कि वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो कि पहले 4 दिसंबर तक ही सीमित था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इधर एसआईआर को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में इसको लेकर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई, लेकिन इस दौरान कोर्ट के भीतर उस समय ज्यादा हलचल बढ़ गई जब वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को एक निरकुंज यानी कि तानाशाही के रूप में देख रहे हैं। भूषण की इस टिप्पणी पर तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने इंटरवीन किया और उन्हें संयम बरतने को कहा, ये निर्देश दिए। इस पर जब सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लेकिन संतुलित तर्ज में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणियां ना करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रहें। कोर्ट का ये रुख साफ संकेत देता है कि सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों तक सीमित रहेगी, ना कि संस्थाओं के सामान्य आकलन तक। यही वजह थी कि सुनवाई कई मायनों में जो थी वो महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसने एसआईआर विवाद पर न्यायपालिका का प्रारंभिक झुकाव भी संकेतों में दिखा दिया और साफ कर दिया कि आखिरकार चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें दावा किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया तत्काल, व्यापक और अपारदर्शी तरीके से ही की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन का ये तरीका पहली बार अपनाया गया है और पहली बार इसे इस तरीके से किया जा रहा है। भूषण सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट से मांग की कि एसआईआर की वर्तमान पद्धति की जांच हो और प्रक्रिया को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी
कि एसआईआर जन आधारित तरीके से चल रहा है, जबकि मतदाता सूची में संशोधन व्यक्तिगत समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी मानक बार बार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा जून से पहले एक्स दस्तावेज सिस्टम था, अब वाई है, अगले साल जेड भी हो सकता है। इस तरह के बदलाव मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। उस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या एसआईआर सिर्फ रूल 25 में दिए गए हैं कारणों तक सीमित हो, या आयोग को कुछ विवेक का अधिकार भी होना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है कि फील्ड लेवल पर भी भारी दबाव बन गया है, भारी प्रेशर बन गया है। उन्होंने दावा किया 30 बीएलओस ने आत्महत्या की, बीएलओस को हर घर पहुंचना पड़ रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स का नाम हट सकता है और कोई पारदर्शिता नहीं, डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, बस ये काम चलते जा रहा है। इन बयानों पर सीजेआई ने तुरंत टोकते हुए कहा, कृपया खुद को याचिका तक सीमित रखें, व्यापक टिप्पणियां ना करें। अदालत ने संकेत दिया है कि वे केवल वही सुनेगी जो याचिकाओं में दर्ज है, ना कि कोर्ट रूम की बहस में जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई जो है वो आज यानी कि 4 दिसंबर तक की तय की थी। इस दौरान कोर्ट ये देखेगा कि एसआईआर प्रक्रिया का कानूनी ढांचा क्या है और क्या ये नियमों के तहत चल रही है, सही ढंग से किया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट की आगामी टिप्पणियां इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है, चाहे प्रक्रिया में सुधार का निर्देश हो या स्थिति जस की तस रखी रहे। एक तरफ जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रही। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ की मौत को मर्डर बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियो श्रीनेत ने कहा था कि 20 दिनों में 26 बीएलओ की जो थी वो दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। सुप्रिया ने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार ने बताया है कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का भी दबाव था। सुप्रियो ने कहा था कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है जो अब बीएलओ के साथ जो है वो घटित हो रही है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समय लेकर एसआईआर करवाना चाहिए था। एसआईआर का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये वोट चोरी का सबसे ताकतवर तरीका है और इसीलिए इसका इतने खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होना था, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। अब कुल मिलाकर कहूं तो एसआईआर को लेकर देश भर में जिस तरह का राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव दिखाई दे रहा है वह इस प्रक्रिया की संवेदनशीलता और महत्व दोनों को दर्शाता है। झारखंड में भी अगर मैं बात करूं तो अभी एसआईआर औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची के आधार पर चल रही पैतृक मैपिंग बताती है कि राज्य अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को तनावपूर्ण बता रहा है, अस्पष्ट और अत्यधिक दबावपूर्ण बता रहा है। बाकी एसआईआर एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन उसकी गति, पारदर्शिता और जमीनी अमल को लेकर कई गंभीर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में कोर्ट के निर्देश, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और निर्वाचन आयोग की रणनीति जो है ये सभी तय करेंगे कि ये विवाद शांत होगा या और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। बाकी जैसे जैसे अब एसआईआर को लेकर अपडेट आते हैं, जानकारी आती है, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अब साथ में आपकी भी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।